हेलो व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक को लेने वाले हैं वो पिछले हमारे वीडियो का ही आगे का पार्ट्स है। और हेलो व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक को यहाँ पर लेने वाले हैं वो हमारे पिछले वीडियो का ही आगे पार्ट्स है। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि संपत्ति खरीदते वक्त और स्टॉक खरीदते वक्त हमें क्या करना चाहिए। स्टॉक खरीदते वक्त हमें परचेस लेना चाहिए और संपत्ति खरीदते वक्त क्या लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप ट्रेड में जाते हो, लेजर में जाते हो, एक्स वाई जेड नाम की कोई एक संपत्ति लेते हो, तो अंडर में हम परचेस नहीं ले सकते। तो हम क्या लेते हैं, अंडर में हम लेते हैं एसेट्स। तो जब हम एसेट्स वर्ड यूज करते हैं तो हमारे पास आता है करेंट एसेट, डिपॉजिट एसेट, फिक्स एसेट, लोन और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ऐसे बहुत सारे एसेट से रिलेटेड मैटर आते हैं। अब सवाल आता है कि इनमें से हम किसका यूज करें जिससे हमें पता चल सके कि हमारा संपत्ति परचेस करने के दौरान हमें कौन सा लेजर का यूज करना चाहिए। क्या यहाँ पर करेंट आना चाहिए, डिपॉजिट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, या ये होना चाहिए। तो देखो, कुछ लोगों के लिए तो सरल है, वो कुछ भी ले लेते हैं और कुछ भी एंट्री कर देते हैं क्योंकि उनको अपने जॉब से मतलब नहीं है, इन फ्यूचर से मतलब नहीं, तो जो भी ये मन में कर दो, डिपॉजिट कर दो, फिक्स कर दो, कुछ भी चलता है उन लोग को। लेकिन हमें फिक्र ऐसे लोगों की होती है जो जॉब कर रहे होते हैं, जिनको घर चलाना है, डेली उनका साधन है, इनकम का जरिया है। तो उसको देखकर रियल एंट्री कर सके ताकि वो जॉब में परफेक्ट रिजल्ट दे सके, जिससे उनका घर बेहतर हो, सैलरी अच्छी हो और बाकी भगवान की मर्जी। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम करंट एसेट के बारे में जानना चालू करेंगे तो हमें यहाँ जानकारी नहीं मिलेगी, हमें जाना होगा यहाँ अल्टर में। अल्टर के बाद यहाँ पे ग्रुप में जाइए और यहाँ पर हमें जाना होगा इन चीज़ों को। अब देखते हैं कि हमारे पास इनमें से कौन सा लेजर में इसका यूज करना है, कौन से ग्रुप का यूज करना है। तो पहले हम करंट एसेट को इंटर करके देखते हैं इसका बिहेवियर क्या है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि टेली क्या समझता है, अगर किसी को करंट एसेट्स करते हो तो टेली उसे प्राइमरी ग्रुप समझता है। प्राइमरी ग्रुप का मतलब होता है कि ऐसा कोई ग्रुप जिसके बाद कोई डेफिनेशन चालू होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो मोबाइल, मोबाइल वर्ड के बाद स्टार्ट होगा कि वो स्मार्टफोन होगा या कीपैड होगा। अगर हम टॉपिक करते हैं, स्टार्ट करते हैं पुरुष, तो पुरुष के मतलब एक वर्ग है पुरुष वर्ग, उसके बाद शिशु, बच्चा, किशोर, जो भी हम लेना चाहें, या फिर जैसे हम कोई स्त्री वर्ड को यूज करते हैं तो तैयार होता है कि बालिका होगी, बाल, जो भी मैटर है तो उसके बाद ही स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग जिससे होता है वो प्राइमरी मैटर्स होता है। तो वहाँ पे टेली क्या समझ रहा है इसको कि अगर आप करंट एसेट लेते हो तो इसका मतलब वो प्राइमरी कैटेगरी में आएगा और नेचर ऑफ ग्रुप एसेट्स होगा, यानी सिंपल सा कहने का मतलब है वह कंपनी के लिए एसेट्स होगा। तो अब हमें समझना होगा कि करंट एसेट्स का इक्वल एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो हमने डेफिनेशन सर्च की हुई है और ये हम आते हैं। अब देखो यहाँ पे वर्तमान संपत्ति है लिखा हुआ है, तो उस पर मत जाइए, मैं इसे कट करता हूँ। इसका मतलब है करंट एसेट। तो इसको मैंने ट्रांसलेशन के लिए यूज किया है, यहाँ पे ट्रांसलेट मैं कर देता हूँ। ट्रांसलेशन मैंने हिंदी में किया है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमें कि वर्तमान की कुछ ऐसे संपत्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो नगद और समतुल्य, या जिसे जल्द से जल्द कैश में परिवर्तित कर दिया जाए और जिसका एक साल प्राकृतिक, जो भी मीटर यहाँ पे लिखा है वर्तमान संपत्ति, बहुत सारे यहाँ पे मीटर को दिया हुआ है। और इसमें आप टॉपिक में आप देखोगे ना, ये टेली का पेज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे यहाँ पे और भी चीजें लिखी हुई हैं कि जैसी वस्तु हम खरीदते हैं उपयोगी होती है, इनसे कुछ लाभ प्राप्त करते हैं। तो अगर कोई सामान ऐसा खरीदते हो जिनका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त करते हो, वो संपत्ति कहलाती है। अभी सिर्फ हमें संपत्ति का मीनिंग निकला है, यानी हमने सिर्फ एसेट्स का मीनिंग अभी समझा है। अब हम समझते हैं कि करेंट एसेट्स क्या होता है। तो यहाँ पर क्लियर समझा दिया गया। यहाँ पर और अच्छे पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि लैपटॉप लाए हैं वो एक संपत्ति है, और जो अगर पैसा है वह एक संपत्ति है, क्योंकि आप भविष्य में पढ़ाई कर मकसद को पूरा करने के लिए, ऐसे बहुत सारे मैटर है यहाँ पे। और एक लाइन और भी है यहाँ पे, किसी यहाँ पर आप देखेंगे तो वो समझ में आएगा ये लाइन। किसी व्यवसाय में कुल संपत्ति कुछ भी हो सकती है, और इसे भवन खरीदने से लेकर बिना बिके सामान तक शामिल है। उसमें कुछ प्राकृतिक रूप में अत्यधिक तरल और कुछ संपत्ति में अधिक समय लगता है। इस प्रकृति के आधार पर संपत्ति को स्थायी संपत्ति और वर्तमान संपत्ति में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो मतलब कहने का मतलब एक सिंपल तरीके से, और यहाँ पे परिभाषा समझा दी गई है कि ऐसा समझिए कि पढ़ाई पूरी करने के लिए, मैं इसे ले लेता हूँ, पढ़ाई पूरी करने के लिए लैपटॉप काफी होना काफी नहीं है। पढ़ाई के संबंधित कई अन्य प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता है, और इससे मिलने वाले कोई नकदी आवश्यकता है। और लैपटॉप एक अचल संपत्ति है और नगद वर्तमान संपत्ति है। कहने का मतलब है अगर हम किसी भी लेजर के अंदर करंट एसेट्स को यूज करते हैं, तो जो थ्योरी में बता रहा हूँ उसे थोड़ा सा, अगर थोड़ा पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो समझ में आएगा, और नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैटर आ जाते हैं। अगर आप करंट एसेट लेते हो तो सिंपल से समझिए, करंट मतलब वर्तमान में अभी है तो आपकी संपत्ति है, और नहीं है तो नहीं है। तो सवाल आता है कि जो आप संपत्ति परचेस कर रहे हो या जो भी है
वो आपके पास कितने समय के लिए रहेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर एक फिनेंशियल ईयर, यानी सिंपल सा कहने का मतलब है कि इस साल का एक फिनेंशियल यानी एक साल के लिए अगर आपके पास कोई संपत्ति रखी हुई है तो वो आपको फिक्स एसेट्स है। और अगर वह ऐसी संपत्ति है जो कभी भी आ और जा सकती है तो करंट एसेट्स है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, आपके कंपनी में रखा हुआ आपका कैश और आपके बैंक में डिपॉजिट हुआ कैश, यानी सिंपल आप बैंक से समझे तो बेहतर होगा कि आपके बैंक में अगर 1 लाख रुपए जमा है तो वो आपकी करंट एसेट्स है, वो कभी भी आ और कभी भी जा सकती है। तो अगर आप कुछ ऐसा चीज खरीद रहे हो, ऐसे खरीदोगे तो लंबे समय के लिए खरीदोगे। अगर कोई आपका लेजर ऐसा है जो आ और जा सकती है, संपत्ति तो है लेकिन वो कभी भी आ और जा सकती है, तो उसे हम करंट एसेट्स के रूप में रख सकते हैं। अब हमें एसेट्स के नेक्स्ट मैटर को लेना पड़ेगा, और नेक्स्ट में सेट मैटर है डिपॉजिट एसेट। तो इसके लिए भी हमने कुछ सर्च करके रखा हुआ है, और पहले इसको देख भी लेते हैं क्या कहता है। तो ये जो डिपॉजिट एसेट्स है करंट एसेट्स का ही सब ग्रुप है, यानी करंट एसेट और डिपॉजिट एसेट का जो बिहेवियर है वो सेम होगा, लेकिन फिर भी हम सर्च तो करते हैं और सर्च करना जरूरी है। और कुछ डिफॉल्ट हमें डिफॉल्ट यहाँ पे मिला है कुछ, यहाँ पे मैं हिंदी में रखता हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, मैं इसको इंग्लिश में करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। और यहीं पर डिपॉजिट एसेट का जिक्र हुआ है, और इसको अगर हम हिंदी में करते हैं तो हमें समझा रहा जमा संपत्ति क्या है। जमा कहने का मतलब है कि अगर कंपनी द्वारा कोई भी राशि कोई भी अमाउंट कंपनी में जमा की जाती, सुरक्षित की जाती है, भविष्य में खर्च को सुरक्षित रख रहा है। कहने का मतलब है कि आप अपनी कंपनी में से कुछ पैसे निकाल के सुरक्षित रख दियो, ताकि इन फ्यूचर कोई हानि हो तो उसको आप उसके द्वारा आप निपटारा कर सको, तो उसको आप डिपॉजिट एसेट में ले सकते हो। तो अगर आप कोई चीज परचेस कर रहे हो, यानी कोई चीज लेजर बना रहे हो, उसको आप डिपॉजिट कर रहे हो, यानी वो संपत्ति तो है लेकिन उसको आप डिपॉजिट कर रहे हो, तो अंडर में करंट एसेट लो। अब हम लोग इसके आगे ही चलते हैं, और आगे में हम क्या देखते हैं, हमारे पास क्या है अब है फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट को इंटर कर लेते हैं, और यहाँ पे प्राइमरी कैटेगरी है, और यही हमारे डेफिनेशन में वर्तमान संपत्ति वाले में ही फिक्स एसेट का जिक्र हो गया था। और यहाँ पे क्लियर समझाया है कि कुछ संपत्ति ऐसी तरल होती है और कुछ समय लगता है, और इसके आधार पर, यानी जिसमें समय लगता है वो स्थायी संपत्ति होती है, और जो तरल होता है तो मतलब कहीं भी आ और जा सकता है वो करंट एसेट्स होती है। नहीं, इसको इंग्लिश में हम कर दें तो और अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो जिसमें ऐसा इक्विटी जिसका एसेट्स बहुत समय, यानी उसका बहुत समय तक यूज करोगे, वो फिक्स एसेट्स है। और ऐसा एसेट जो आप यूज करते हो निकालते हो, जैसे बैंक में रखा हुआ पैसा, वो फिक्स एसेट के तहत आता है। तो हमें ये भी समझा दिया है सामने वाले ने कि फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है। अब हमें फिर से समझना होगा कि अब एसेट्स ले लेते हैं। अगला क्या है, लोन एंड एडवांस एसेट्स। अब इसको इंटर करते हैं। ये कैटेगरी है करेंट एसेट्स की। अब इसका डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कहीं सोच हमने यहाँ पे रखा है क्या। हम्म ये आ गया हमारे पास मैटर है। इसमें मैटर समझा रहा है कि लोन एंड एडवांस अगर आप लेते हो कोई चीज एसेट्स के रूप में, तो ये क्लियर कनेक्टेड है सैलरी से। और इसका यहाँ पे एक एंट्री भी समझाया गया है एडवांस डिडक्शन के रूप में, और यहाँ पे बहुत कुछ समझा रहा है। और इसको देखने के बाद हमें एक चीज समझ में आता है कि अगर हम किसी भी लेजर के अंदर लोन एंड एडवांस रखते हैं तो हमारी कंपनी का एसेट्स है। अब इसको हम समझ लेते हैं कुछ इस तरीके से कि मान लो आप किसी व्यक्ति को कोई पैसा दे रहे हो लोन के रूप में, तो आपके एसेट्स ही है, उससे पैसा बनेगा, ब्याज आएगा, तो आपका लोन एंड एडवांस हो गया। तो अगर कोई ऐसा चीज आप कर रहे हो जिसमें लोन एंड एडवांस है, तो आपको आ, वहां पर इस लेजर को लेना होगा, और एक कैटेगरी होगी करेंट एसेट्स की, यानी जब पैसा दे दिया तो आपकी संपत्ति वो नहीं रहेगी। उसके बाद आता है हमारा अगला और लास्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये भी ये देखो, ये सिंपल सा कहने का मतलब है प्राइमरी कैटेगरी है, और सीधा इसका कनेक्शन एसेट से है। और इसका डेफिनेशन क्या कहता है हमारे पास, कुछ हमने सर्च करके रखा है क्या, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमने सर्च किया हुआ है, और ये डिफॉल्ट ग्रुप में ही हमें देखने को मिला था। कहाँ पे है, इसको मैं इंग्लिश में करूंगा तो आपको दिखेगा भी। ये रहा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। और अगर इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या होता है कि इस समूह का उपयोग आमतौर में कंपनी, इसको मैं सेलेक्ट ही कर लेता हूँ, कंपनी अधिनियम सूची इसके अंतर्गत आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। इसमें निम्नगान प्री ऑपरेटिव व्यय होना चाहिए। कंपनी हर साल राइट ऑफ करती है और 6 7 हद तक बने रहती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, देखो पढ़ोगे तो तरीके से क्लियर नहीं होता, लेकिन हमने इसको सरल तरीके से रखा है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो मैटर दिख रहा है कि भारतीय कंपनी अधिनियम, ये सूची क्या है। तो हमने इस सूची को ये सर्च भी किया, और यहाँ पर कुछ सवाल भी हमें मिला। या अ, यह हिस्सा बैलेंस शीट लाभ हानि उद्देश्य के रूप में संदर्भित होता है, और यहाँ पे भी पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो हमने उसको पूरा सर्च कर दिया है, और ये वो है 5, यानी
ये जो मैटर हमें समझा रहा है ना, 5, तो ये वन सूची है जिसमें 5 में समझा रहा है कि कंपनी के समान रखे गए पहले वित्तीय विवरणों को मामलों को छोड़कर इस विवरण में दिखाए गए महत्व को तत्काल पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के लिए संबंधित तुलनात्मक दी जाती है। इससे भी क्लियर नहीं होगा मुझे पता है। और तो इसमें एक और चीज देखने को मिलता है, और यहाँ पर निगम और प्रॉपर्टी, तो इसको हमने सर्च करके रखा हुआ है कि क्या होता है भाई इस चीज का। तो हमने व्यय लिखा और ये सर्च किया तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कुछ मैटर। तो कंपनी प्रारंभिक व्यय व काल्पनिक, क्या क्यों आ रहा है भाई, वह होता है जो कंपनी के निगम से पहले खर्च किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर और अच्छे तरीके से समझाया गया है तो इसको हम समझ लेते हैं, सेलेक्ट क्यों हो जा रहा है इसीलिए लेते हैं। भाई ट्रांसलेशन मैंने कर दिया है, बार बार आओगे इंग्लिश में तो कहाँ समझ पाओगे आप। चलो, यहाँ पे लिखा है कंपनी द्वारा संचालन के लिए। अब यहाँ पे फिर से इंग्लिश आ गया, नहीं चाहिए भैया आपका इंग्लिश, मैं माउस को नहीं रखूंगा, आपको समझना पड़ेगा ऐसे ही। किसी कंपनी द्वारा वाणिज्य संचालन शुरू करने से पहले आय अर्जित कर शुरू करने से पहले या प्रारंभिक व्यवसाय गठन से भिन्न होता है, या पूर्व संचालन या पूंजीगत प्राकृतिक होते हैं उनसे। और भी क्या संपत्ति लागत जिनके, अब सिंपल सा एक मतलब समझ लेते हैं। कंपनी द्वारा वाणिज्य संचालन शुरू किए जाने वाले खर्च, यानी कहने का मतलब है कि कोई ऐसा एक्सपेंस हो कि मान लो आप अपनी कंपनी स्टार्टिंग करने से पहले आपको कुछ खर्च करना पड़ा, मतलब वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप कंपनी स्टार्ट करने से पहले उस खर्चे को कर रहे हो। तो ऐसे खर्चों को हम किसके रूप में लेंगे, हमारा मिसलेनियस एक्सपेंस के रूप में, जो हमारी कंपनी का एसेट्स कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक बिल्डिंग खरीद रहे हो, या फिर जो मेटल एक कंपनी खरीद लेते हैं, ऐसा समझ लो आप चीज को, आप एक कंपनी खरीद रहे हो तो कंपनी खरीदते वक्त आप रजिस्ट्री करा दिए, मतलब रजिस्ट्री करा दिए। और भी कुछ बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं, रजिस्ट्री को ही समझ लेते हैं हम लोग। तो रजिस्ट्री कराना, या फिर कुछ और मैटर कागजी कार्यवाही लग जिस पर आप खर्च कर रहे हो, तो उसके लिए आपने कुछ खर्चा किया, यानी कंपनी स्टार्ट करने से पहले आपने खर्चा किया, तो उसे आप मिसलेनियस एक्सपेंस के कैटेगरी में रखोगे। जो आपकी कंपनी, अगर सॉरी आपकी जो शॉप है या जो कंपनी आप खरीद रहे हो या जो बना रहे हो, तो 5 लाख रुपए का है, और आपने रजिस्ट्री के लिए 1 लाख रुपए और खर्च किया, तो वो कंपनी आपकी जो शॉप का या जो भी कंपनी आप बना रहे हो उसका वो 6 लाख कैटेगरी बना देता है, यानी 6 लाख की संपत्ति बना देती है। यानी इससे हम एक चीज समझ सकते हैं कि ऐसा कोई एक्सपेंस, यानी फिर से आप समझिएगा बात को, ऐसा कोई एक्सपेंस जिसे करने के बाद वो आपकी संपत्ति के रेट को इंक्रीज कर देती है, तो उसे हम मिसलेनियस एक्सपेंस के रूप में आप रख सकते हो। जैसे कि आपने एक बिल्डिंग परचेज की, बिल्डिंग परचेज करने के लिए आपने कुछ पहले से कुछ खर्च कर दिए, कुछ मैटर है। सिंपल सा मतलब है कि देखो कैटेगरी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। कि आपने एक जमीन खरीदा, जमीन खरीदने के बाद वो देख रहे हो कि उसमें गड्ढा वड्ढा के बहुत सारा है, तो उसको आपने सपाट करने के लिए आपने मिट्टी विट्टी डलवा दी, तो जो आपने एक्सपेंसेस किया उसको आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस के रूप में ले सकते हो, कि उस बिल्डिंग बनने से पहले या उस बिल्डिंग को परचेज करने से पहले आपने खर्च किए हैं। तो एक सिंपल तरीके से आप समझ जाइए कि ऐसा कोई एक्सपेंस, यानी कहने का मतलब है कि टैली में कोई ऐसा एक्सपेंस जो किसी अ, संपत्ति के लिए किया जाए, यानी वो ऐसा कोई एक्सपेंस जो किसी संपत्ति के रेट को इंक्रीज करता है, तो उसे हम मिसलेनियस एक्सपेंस के रूप में लेते हैं। तो अब ये आपके मैंने चारों चीजें आपको समझा दी है, लेकिन अब सवाल आता है कि अ, कोई एग्जांपल देकर भी समझाइए कि इसको हम क्या लेंगे। तो यहाँ पे अल्टर में मैंने पिछले वीडियो में स्टेशनरी का जिक्र किया हुआ था, और स्टेशनरी के अंडर मैंने फिक्स एसेट वर्ड यूज किया था। अब मैं इसे फिर से शुरू ले लेता हूँ कि मैंने फिक्स एसेट्स क्यों दिया। अब स्टेशनरी का मतलब आप जानते हो कि रजिस्टर विजिस्टर और कॉपी वॉपी परचेस कर रही है कंपनी। अब एक करंट एसेट्स नहीं हो सकती, क्योंकि देखो स्टेशनरी आप खरीदोगे वो आ और जा नहीं सकता, इसको सेलिंग नहीं कर रहे हो, ना ही आप डिपॉजिट कर रहे हो, कोई जमा नहीं कर रहे हो, लोन एंड एडवांस है ही नहीं है, ना मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। यानी किसी किसी इसको अगर आप इसे करते हो, मतलब देखो स्टेशनरी एक प्रकार का एक्सपेंस अगर मानते हो, तो उसे एक्सपेंस करने के बाद आपकी किसी भी संपत्ति का जो रेट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उसे मिसलेनियस एक्सपेंस भी नहीं ले सकते। तो इसे फिक्स एसेट हमने क्यों लिया है, क्योंकि आप जब कंपनी हो और कंपनी किसी स्टेशनरी को परचेस करेगी, तो 1 महीने के लिए परचेस करेगी, 1 साल के लिए परचेस करेगी, तो पूरे 1 साल वो आपकी स्टेशनरी साथ देगा, चाहे रजिस्टर हो, चाहे कॉपी पेन हो, जो भी आप परचेस कर रहे हो, आपका ऑफिस के लिए जो जरूरत पड़ता है वो सामान आपकी फिक्स एसेट कैटेगरी में आ जाएगी, जो 1 साल आपके साथ में रहेगी। तो इस तरीके से जब भी आप लेजर में कोई भी मेटल लेते हो, तो इनका यूज करके और इस वीडियो का यूज करके आप समझ सकते हो कि अंडर में कौन सा लेजर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो नीचे आप कमेंट में करिए। हम तो जो भी कमेंट करता है उससे रिलेटेड हम इसको वीडियो बनाते हैं और उसको समझाते हैं कि इनका मतलब क्या है और कैसे करते हैं। तो आज हमने समझा कि लेजर में क्या लेना चाहिए। अब इसके आगे हम समझेंगे कि इसकी वाउचर एंट्री कैसे करनी चाहिए, और वाउचर एंट्री के लिए हमने पिछला वीडियो बना भी दिया हुआ है कि देखो
कि एसेट्स के लिए क्या करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें एक मैटर और भी है, और उस मैटर को समझाने के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसका कनेक्शन एसेट से होगा। तो आज के लिए इतना ही। और देखो, इस तरीके से हम जॉब से रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं जो हमारे काम का हो और जॉब में काम आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।